नमस्कार साथियों, मैं घनश्याम चौधरी अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे और महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। राजस्थान मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का इम्पोर्टेंट अपडेट है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। इसके विस्तृत जो दिशा निर्देश हैं वो वित्त विभाग ने जारी कर दिए हैं। आज एक एक पॉइंट बिंदुवार हम इसकी चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि ये सभी बीमित परिवारों से संबंधित योजना है और इसमें राजकीय कर्मचारी भी सभी शामिल हैं। 5 अप्रैल 2023 को राजस्थान वित्त विभाग के द्वारा ये दिशा निर्देश और आदेश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमित परिवार को दुर्घटनाओं के कारण होने वाली, यहाँ पर दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मृत्यु अथवा पूर्ण स्थायी अपंगता की स्थिति में, यानी अगर डिसेबिलिटी हो जाती है, आर्थिक संबलन प्रदान करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा संख्या 9 की अनुपालना में ये आदेश जारी किया गया है। ये 1/5/2022 से लागू की गई थी। ये चिरंजीवी योजना मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में पूर्व में समय समय पर किए गए संशोधनों को भी इसमें शामिल किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 की बजट घोषणा संख्या 51 की पालना में संशोधित योजना को यहाँ पर हमारे सामने रखा गया है। अब आज हम इस संशोधित योजना के ऊपर ही चर्चा कर रहे हैं। योजना का नाम एवं प्रारंभ। उपरोक्त योजना का नाम मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के नाम से इसको जाना जाएगा और ये योजना 30 मार्च 2023 से प्रारंभ मानी जाएगी। इस आदेश के तहत कुछ एक परिभाषाएं हैं जो कि हमारे को इस पूरे पत्र को पढ़ने में मदद करेंगी। MCDBY, इसका यहाँ पर जो एब्रीवेशन है वो है मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, ये इसका एब्रीवेशन है। बीमित या पंजीकृत परिवार की जो परिभाषा है वो रहेगी, बीमित परिवार का आशय है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जो परिवार बीमित हैं वो परिवार इसके अंदर शामिल रहेंगे। राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में, यानी राजस्थान सरकार की जितनी भी स्वास्थ्य योजनाएं हैं उनमें बीमित और पंजीकृत परिवार भी इसमें शामिल हैं। और राजस्थान सरकार की RGHS भी राजस्थान सरकार की स्वास्थ्य योजना है, इसलिए जो राजकीय कर्मचारी और अधिकारी हैं वो भी इसमें शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 5 विद्युत कंपनियों के उन विद्युत कर्मियों को जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना एवं राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना दोनों में ही कवर नहीं है, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। उनके समस्त परिवार मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत बीमित परिवार माने जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, यानी जो हमारी JVNL और AVNL के जो कर्मचारी हैं उनको भी इस मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का हिस्सा माना गया है। अभी बीमित सदस्य कौन कौन रहेंगे, यानी इस इंश्योरेंस के अंदर कौन कौन फैमिली के जो सदस्य हैं वो इन्वॉल्व रहेंगे। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना एवं राजस्थान सरकार स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमित परिवार का संबंध जन आधार कार्ड में अंकित परिवार से है। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सारी योजनाएं जन आधार से लिंक होती हैं। जन आधार के अंदर जो मुखिया है वो महिला मुखिया के रूप में होता है और बाकी सदस्य परिवार के सदस्य के रूप में होते हैं। उस परिवार का 1 साल की आयु तक का शिशु भी इसमें शामिल होता है, क्योंकि 1 साल तक का जो बच्चा होता है उसको जन आधार में शामिल नहीं किया जाता, जिसका नाम पहचान पत्र यानी जन आधार में नहीं है, लेकिन फिर भी उसको इस योजना में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत बीमित सदस्य के रूप में उपरोक्त बिंदु संख्या 2 के उप बिंदु 2 में उल्लेखित बीमित परिवार के वे सभी सदस्य सम्मिलित होंगे जिनका नाम जन आधार कार्ड में अंकित है। तो हमारे अगर कोई सदस्य जन आधार कार्ड में अंकित होने से उनका नाम अगर रह रहा है तो हमारे को उसमें ऐड करवा लेना है। इसके अतिरिक्त अगर 1 वर्ष तक का शिशु है जो जन आधार के अंदर सदस्य के रूप में नहीं है, उसको भी इस योजना के तहत माना जाएगा। यहाँ पर मुखिया का तात्पर्य है बीमित परिवार के जन आधार में अंकित परिवार का मुखिया ही मुखिया माना जाएगा। बीमा धन, इससे तात्पर्य बीमित परिवार के सदस्यों की दुर्घटना मृत्यु योजना में वर्णित स्थायी पूर्ण क्षति होने पर परिवार के सदस्य की मृत्यु पर 5 लाख रुपए अगर एक सदस्य होता है और एक से अधिक सदस्य की मृत्यु होती है तो नियमानुसार 10 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। यहाँ पर SIPF भी अहम भूमिका में रहेगा। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जिसके माध्यम से मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा, यानी ये इंपॉर्टेंट रोल में रहेगा। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ मुख्यमंत्री चिरंजीवी जो दुर्घटना बीमा योजना है उसका एक वेब पोर्टल बनाया जाएगा और वेब पोर्टल के माध्यम से ही जो बीमा के दावे हैं वो सबमिट किए जाएंगे। दुर्घटना में हुई मृत्यु या क्षति, इस योजना के बिंदु संख्या 6 जिसके बारे में अभी हम अध्ययन करेंगे
वर्णित 7 प्रकार की दुर्घटनाओं में ऐसी शारीरिक चोट से हुई मृत्यु या क्षति जो कि एक्सटर्नल हिंसात्मक एवं दृश्य माध्यम से उत्पन्न हुई हो, ऐसी मृत्यु या क्षति की दुर्घटना दिनांक से 12 कैलेंडर माह के भीतर होने पर ही उसे दुर्घटना के कारण के रूप में लिया जाएगा, यानी प्रॉक्सिमेट केसेस उसको माना जाएगा। योजना का जो वर्ष है उसको माना जा रहा है, क्योंकि जब भी कोई इंश्योरेंस होता है तो इसका एक शेड्यूल होता है। तो ये जो इंश्योरेंस है ये 30 मार्च 2023 से लेकर 29 मार्च 2024 तक इस अवधि को निर्धारित किया गया है। उसके बाद में ये फिर से रिवाइज होगी। अभी यहाँ पर योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है दुर्घटना घटित होने पर जो परिवार है उसको आर्थिक सम्मेलन प्रदान करने की यहाँ पर कोशिश की गई है सरकार के द्वारा। MCDBY यानी मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, जहाँ पर एक व्यक्ति की मृत्यु होती है तो 5 लाख रुपए, परिवार के अगर एक से अधिक सदस्यों की दुर्भाग्यवश अगर मृत्यु हो जाती है तो उनको 10 लाख रुपए, और अगर वो टेम्परेरी या परमानेंट अगर डिसेबल होते हैं तो उसके लिए अलग अलग प्रावधान है, उस पर आगे हम तब चर्चा करेंगे। अभी हम पात्रता की बात कर लेते हैं, यानी एलिजिबिलिटी। योजना के अंतर्गत वे परिवार पात्र होंगे जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना एवं राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत बीमित या पंजीकृत परिवार के रूप में सम्मिलित है। इसके अलावा ये तो सारे वो हैं जो इंक्लूड हैं इनमें, इसके अलावा जो इसमें इंक्लूड नहीं है उनको शामिल किया गया है। 5 विद्युत कंपनियों के जितने भी विद्युत कर्मी हैं उनको इसमें शामिल किया गया है और उनको इसमें कवर किया गया है। योजना एवं राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना दोनों में ही कवर नहीं हो रहे हैं ऐसे जो विद्युत विभाग के कर्मी हैं उनको और उनके परिवार को भी इसमें शामिल किया गया है। यहाँ पर वित्तीय प्रबंधन के लिए एक बजट हेड बनाया गया है, 3 बजट हेड बनाए गए हैं जिसके माध्यम से वित्त विभाग द्वारा इसी बजट मद में योजना संचालन हेतु राशि स्थानांतरित की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत बीमित परिवार से कोई अंशदान यानी कोई भी प्रीमियम नहीं लिया जाएगा। यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर आम नागरिक हो, किसी से भी इस बीमा योजना के लिए प्रीमियम नहीं लिया जाएगा। इसका जितना भी प्रीमियम है राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। योजना के अंतर्गत लाभ कब मिलेगा, मैं ऊपर भी चर्चा कर चुका हूं कि जो पॉइंट 6 है वो इम्पोर्टेंट है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण घटक है वो है दुर्घटनाओं में बीमित परिवार के सदस्यों की मृत्यु अथवा अन्य शारीरिक क्षतियों की दशा में योजना के प्रावधान के अनुसार भुगतान किया जाएगा। योजना के अंतर्गत दुर्घटना में हुई क्षति का आशय किसी भी ऐसी शारीरिक चोट से है जो कि बाह्य हिंसात्मक एवं दृश्य माध्यम के द्वारा लगी हो। शारीरिक चोट संदर्भित दुर्घटना से उत्पन्न हुई होनी चाहिए एवं दुर्घटना से पूर्व अस्तित्व में नहीं होनी चाहिए, यानी पहले से अगर किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत है, एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको उसमें कंसिडर नहीं किया जाएगा। मृत्यु क्षति का सीधा संबंध दुर्घटना से होना आवश्यक है, यहाँ पर चीटिंग की गुंजाइश नहीं रखी गई है। अभी हम बात करते हैं मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के लाभ निम्न प्रकार की दुर्घटनाओं के या क्षति दुर्घटनाओं में हुई मृत्यु या क्षति के अंदर ही देय होंगे। सबसे पहले सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, वायु दुर्घटना से होने वाली मृत्यु एवं क्षति, बीमित परिवार के ऊंचाई से गिरने तथा बीमित पर ऊंचाई से किसी वस्तु के गिरने के कारण जो मृत्यु होती है उसके कारण, मकान अगर ढह जाता है तो उसके कारण होने वाली जो क्षति या मृत्यु है, डूबने के कारण होने वाली मृत्यु या क्षति, रासायनिक द्रवों के छिड़काव के कारण होने वाली मृत्यु या क्षति के कारण, बिजली के झटके से अगर मृत्यु हो जाती है या उसको शारीरिक क्षति पहुंचती है तो उसके कारण, जलने से होने वाली मृत्यु या शारीरिक क्षति के कारण ही आप इस बीमा के लिए क्लेम कर सकते हैं। योजना के अंतर्गत लाभ कब देय नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट है। इस योजना के अंदर कुछ कंडीशंस ऐसी हैं वहाँ पर आपको इस इंश्योरेंस का बेनिफिट नहीं मिलेंगे। योजना के अंतर्गत केवल उन्हीं दुर्घटना प्रकरणों पर विचार किया जाएगा जो कि योजना बिंदु संख्या 6 में अंकित है, जिस पर अभी हमने चर्चा की है, जिनमें मृत्यु अथवा शारीरिक क्षतियां दुर्घटनाओं से उत्पन्न होती है। मृत्यु क्षति का सीधा संबंध प्रॉक्सिमेट केजेस दुर्घटना होनी चाहिए, यानी वो इंसिडेंट उसके साथ कनेक्टेड होना चाहिए। आशय ये है कि योजना के अंतर्गत प्राकृतिक मृत्यु अथवा प्राकृतिक शारीरिक क्षतियों का इस योजना के अंतर्गत किसी भी प्रकार का लाभ देय नहीं होगा। विभिन्न बीमारियां जैसे कैंसर, टीबी, हार्ट अटैक अथवा पागलपन इत्यादि अगर किसी की डेथ होती है तो क्लेम के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। हत्या का प्रयास, आत्मक्षति, आत्महत्या, ये तो आत्महत्या में तो वैसे भी कंसिडर नहीं होता, सुसाइड तो सबसे एक क्रिटिकल केस माना जाता है, इसके अंदर तो कोई भी क्लेम कंसिडर नहीं होते। बीमित सदस्य द्वारा नशीले
ड्रग्स, अल्कोहल अगर सेवन करते हुए अगर उनकी मृत्यु होती है तब भी नहीं होगा। चिकित्सा अथवा शल्य क्रिया के दौरान होने वाली क्षति, अगर मान लो कोई ऑपरेशन हो रहा है और उस समय अगर किसी की डेथ हो जाती है तब भी बीमा का क्लेम नहीं मिलेगा। नाभिकीय विकिरण यानी परमाणु विखंडन या परमाणु अस्त्रों के द्वारा अगर क्षति होती है तो उसमें भी। युद्ध, विदेशी आक्रमण, विदेशी शत्रु के कृत्य, गृह युद्ध, देशद्रोह अथवा राष्ट्र विरोधी गतिविधियां इत्यादि से होने वाली क्षति के अंदर भी एक क्लेम नहीं दिया जाएगा। गर्भधारण या प्रसव के कारण यानी डिलीवरी के टाइम पर होने वाली क्षति में भी इसको शामिल नहीं किया गया है। बीमित व्यक्ति द्वारा आपराधिक उद्देश्य से विधि द्वारा निर्धारित कानून का उल्लंघन करते समय अगर क्षति पहुंचती है, यानी अगर आप रेलवे लाइन क्रॉस कर रहे हैं और वहां पर फाटक या ब्रिज नहीं है, गैर कानूनी तौर पर अगर आप रेलवे लाइन क्रॉस कर रहे हैं, दुर्घटना हो जाती है तो आपको यहां पर बीमा की राशि नहीं मिलेगी। विभिन्न दुर्घटनाओं में हाथ अथवा पैर का फ्रैक्चर इत्यादि होने की दशा में भी योजना का लाभ दे नहीं होगा। जहरीले जंतु के कारण यानी अगर कोई सांप वगैरह काट लेता है और उससे अगर मृत्यु या क्षति होती है तब भी आपको इस योजना का लाभ दे नहीं है। योजना की 1 वर्ष की अवधि के दौरान योजना के अंतर्गत बीमित परिवार के सदस्यों के संबंध में 1 से अधिक दावों के मामले में बीमित परिवार को इस योजना के अंतर्गत दे अधिकतम भुगतान की राशि 10 लाख से अधिक नहीं होगी। यानी अगर एक परिवार के अंदर 3-4 बार इंसिडेंट हो जाते हैं, उसका टोटल जो कॉस्ट है बीमा की वो 15 लाख होती है तो 10 लाख ही दिया जाएगा। यदि योजना वर्ष में किसी सदस्य की दुर्घटनावश मृत्यु क्षति कारित होती है तथा उसकी योजना वर्ष में पुनः कोई दुर्घटना घटित होती है तो बाद में घटित होने वाली दुर्घटना के विरुद्ध भुगतान करते समय पहले वाले जो दावे के अंदर भुगतान किया गया था उस राशि को कम करके भुगतान किया जाएगा। इस उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता देता हूं कि एक व्यक्ति जिसका एक दुर्घटना के अंदर एक आंख चली गई या एक हाथ चला गया, एक पैर चला गया, उसको 1.5 लाख रुपए इंश्योरेंस के तहत सरकार ने पे कर दिया। अचानक उसकी डेथ हो जाती है तो जो 5 लाख रुपए मिलेंगे उसमें से उसके 1.5 लाख रुपए माइनस होकर बाकी पैसे उसको पे किए जाएंगे। इस योजना में भुगतान हेतु पात्र होने की स्थिति में बीमित जो परिवार को किया जाने वाला भुगतान दुर्घटनावश किसी सदस्यों की मृत्यु क्षति कारित होने पर जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना एवं मुख्यमंत्री सहायता कोष से किए गए भुगतान को भी कम करके ही 10 लाख तक की इसकी सीमा को रखा जाएगा। जैसे मान लो अचानक कोई बस की दुर्घटना हो जाती है और उसमें किसी परिवार के सदस्य जो कि इस इंश्योरेंस में कवर्ड है उसको मुख्यमंत्री सहायता कोष से कुछ पैसा मिल जाता है तो वो इसमें माइनस होगा। ये उदाहरण में आपको ये 5 लाख और 1.5 लाख रुपए वाला मैं समझा ही चुका हूँ। अभी बात करते हैं योजना के अंतर्गत परिवार को क्या क्या लाभ दे हैं। यहाँ पर दुर्घटना में परिवार के एक सदस्य की मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए, एक से अधिक सदस्यों की मृत्यु होने पर 10 लाख रुपए, दुर्घटना में दोनों हाथ, दोनों पैर या दोनों आंख गंवाने के ऊपर यहाँ पर 3 लाख रुपए का प्रावधान है। फिर मैं बात करूँगा एक हाथ एवं एक आंख, एक पैर, एक आंख की पूर्ण क्षति के ऊपर यहाँ पर 3 लाख रुपए है। दुर्घटना में हाथ, पैर, आंख की पूर्ण क्षति पर इन अंगों की पूर्णतः निष्क्रिय होने पर यहाँ पर 1.5 लाख रुपए दे है इस इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। इस योजना का संचालन SIPF यानी राज्य बीमा एवं प्रायावधि निधि विभाग के द्वारा किया जाएगा। योजना के अंतर्गत बीमित परिवार के सदस्यों की दुर्घटना में मृत्यु होने अथवा दुर्घटना के कारण परिवार के सदस्यों की स्थायी पूर्ण अपंगता की स्थिति में एक योजना वर्ष में कुल 10 लाख रुपए से अधिक भुगतान नहीं किया जाएगा। यहाँ पर फिर बता दूं ये योजना जन आधार से जुड़ी हुई है और जन आधार को ही एक परिवार के रूप में माना गया है। जन आधार के अंदर जो मुखिया है वही परिवार का मुखिया माना जाएगा और वही बीमित परिवार का मुखिया भी माना जाएगा। यहाँ पर जो क्लेम है वो जन आधार के अंदर जो मुखिया का बैंक खाता जन आधार के साथ जुड़ा हुआ है उसी खाते के अंदर ये पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। यहाँ पर इस योजना के अंतर्गत बीमित परिवार के किन्हीं सदस्यों की दुर्घटनावश मृत्यु होने की स्थायी अगर डिसेबल हो जाते हैं तो निश्चित में नियमानुसार राशि का जो भुगतान है मुखिया के उस बैंक खाते में किया जाएगा जो जन आधार से लिंक है। इसलिए जो इन पॉलिसीज से या जो इन बीमा योजनाओं से जुड़े हुए परिवार हैं उनको अपने खाते को भी अपडेट रखना चाहिए। भगवान ना करें कि जिसकी किसी को ज़रूरत पड़े, लेकिन फिर भी ये सिचुएशन रहती है। फिर आगे चलते हैं। इस योजना के संबंध में बीमित परिवार को दुर्घटना कवर उपलब्ध कराना एवं योजना जन आधार से लिंक है, अतः यदि आधार कार्ड में अंकित परिवार की मुखिया एवं सदस्य सभी की मृत्यु हो जाती है तो इस योजना के तहत कोई भी भुगतान नहीं दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है।
अगर मान लो एक जो जन आधार में जितने सदस्य हैं सबकी एक साथ डेथ हो जाएगी तो उनके जो चाचा ताऊ या दादा दादी हैं उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जो जन आधार के अंदर व्यक्ति इन्वॉल्व हैं उन्हीं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। योजना के लाभ प्रत्येक बीमित परिवार को दुर्घटना के कारण मृत्यु अथवा योजना में उल्लेखित क्षतियाँ होने के पर योजना के प्रभावी रहने की स्थिति में ही, तो यहाँ पर सभी जो जनाधार के सदस्य हैं उनमें किसी एक का जीवित रहना आवश्यक है। आगे चलते हैं। अभी अगले बिंदु जो महत्वपूर्ण बिंदु है, आवश्यक होने पर किसी चिकित्सा अधिकारी से भी इस पूरे प्रकरण की जांच करवाई जा सकती है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि योजना जब तक प्रभावी रहेगी तब तक ही यहाँ पर जो क्लेम है उनको सेटल किया जाएगा। इस योजना के लिए पात्र परिवारों से कोई भी अंशदान या प्रीमियम नहीं लिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, कोई भी प्रीमियम हमारे को देने की आवश्यकता नहीं है। दुर्घटना के कारण मृत्यु या क्षति होने की पुष्टि करने का दायित्व दावेदार का रहेगा, यानी जो दावा करने वाला व्यक्ति है उसी को यहाँ पर क्षति एवं मृत्यु की पुष्टि करनी है। आगे बात करते हैं योजना के क्रियान्वयन हेतु वेब पोर्टल तो यहाँ पर एक वेब पोर्टल का निर्धारण किया जाएगा। एक ऑनलाइन साइट बनेगी जिस साइट के ऊपर सारी जानकारी हमारे को अपलोड करनी है। हम हमारे एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, जो कोई ऑब्जेक्शन आएगा उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। अभी मैं बात कर रहा हूँ दावों हेतु ऑनलाइन क्लेम फॉर्म के साथ अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज। सबसे पहले हम बात करेंगे दुर्घटना का प्रकार क्या रहेगा। यहाँ पर मृत्यु होने पर कौन कौन से दस्तावेज अपलोड करने हैं और क्षति होने के ऊपर कौन कौन से दस्तावेज अपलोड करने हैं। सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, वायु दुर्घटना, बीमित के ऊंचाई से गिरने तथा बीमित पर ऊंचाई से किसी वस्तु के गिरने या मकान के ढहने पर हमारे को मृत्यु अगर होती है तो मृत्यु प्रमाण पत्र और इनमें से कम कोई एक दस्तावेज यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो सकती है, एफआईआर हो सकती है, पंचनामा हो सकती है या चिकित्सालय द्वारा जारी डेथ समरी हो सकती है। और अगर क्षति होती है तो हमारे को चिकित्सालय की रिपोर्ट, एफआईआर की कॉपी, डायग्नोस्टिक जो बीमारियों से संबंधित रिपोर्ट है वो और मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्थायी पूर्णता अपंगता प्रमाण पत्र यहाँ पर हमारे को लगाना होगा। अगला जो प्रकरण है उस पर आ जाओ। बिजली के झटके या रासायनिक द्रव्य के लिए मृत्यु अगर हो जाती है तो मृत्यु प्रमाण पत्र, पोस्टमार्टम, चिकित्सालय द्वारा डेथ समृद्धि, एफआईआर, इलाज का विवरण यदि चिकित्सालय के अंदर भर्ती करवाया गया है तो। और अगर क्षति या डिसेबल होते हैं चिकित्सालय की रिपोर्ट, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट, मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्थायी पूर्ण अपंगता प्रमाण पत्र, डूबने या जलने की स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र, एफआईआर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और एफआईआर का तात्पर्य है यहाँ पर उस केस को सेटल्ड करना है। और अगर डिसेबल हो जाते हैं तो चिकित्सालय की रिपोर्ट होगी, एफआईआर होगी, एफआर की रिपोर्ट होगी, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट होगी, मेडिकल बोर्ड द्वारा स्थायी यानी परमानेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको शो करना होगा। अभी कुछ एक महत्वपूर्ण चीज़, इस योजना के अंतर्गत दावों का निस्तारण की जो प्रक्रिया है वो क्या रहेगी। परिवार के किसी भी सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु होने पर अथवा दुर्घटना के कारण योजना में उल्लेखित स्थायी पूर्ण क्षति होने की स्थिति में यानी परमानेंट डिसेबल होने की स्थिति में बीमित परिवार के किसी भी वयस्क सदस्य को वेब पोर्टल यानी ऑनलाइन ही दावा प्रपत्र ऑनलाइन पूर्ति करनी है। यहाँ पर ऑनलाइन ही अप्लाई किया जाएगा। दुर्घटना की दिनांक या मृत्यु होने की स्थिति में मृत्यु दिनांक से 60 दिवस की अवधि के बीच में अपने दावे को ऑनलाइन सबमिट कर देना है। अगर विलंब होता है तो यहाँ पर 90 दिवस के अंदर आपको विलंब के समुचित कारणों का उल्लेख करते हुए 90 दिन के अंदर दावों को सबमिट करना है। दावा प्रपत्र पोर्टल पर सबमिट करने पर जन आधार से लिंक जो मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी आएगा और उसी से ये एप्लीकेशन ऑथेंटिकेट होकर रजिस्टर्ड हो जाएगा। पोर्टल पर दावा दर्ज होने के बाद दावे का परीक्षण किया जाएगा तथा योजना के परिप्रेक्ष्य में उचित पाए जाने पर दावा स्वीकृत अस्वीकृत किया जाएगा। अन्य दस्तावेज वांछित होने पर दावेदार से ऑनलाइन ही दस्तावेज मांगे जाएंगे, यानी ये सारे जो कम्युनिकेशन होगा वो ऑनलाइन ही होगा। सभी वांछित दस्तावेज प्राप्त होने या उनको फॉरवर्ड रिपोर्ट प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर दावे का निस्तारण कर दिया जाएगा। दावेदार के मोबाइल नंबर पर एक्सेप्ट और नॉन एक्सेप्ट एवं आक्षेप के मैसेज आते रहेंगे जिससे कि वो अपने स्टेटस को देख सके और उन जो ऑब्जेक्शन आए हैं उनको रेक्टिफाई भी कर पाएँ। दावा स्वीकृत योग्य होने पर जन आधार से लिंक मुखिया के बैंक खाते में ऑनलाइन भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। मुखिया की मृत्यु होने की स्थिति में पति अथवा उनके भी जीवित नहीं होने की स्थिति में परिवार के शेष रहे सदस्यों में भुगतान योग्य राशि समान भागों में बांट दी जाएगी। यहाँ पर विभाजित कर बीमित परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में ऑनलाइन ही जमा करवाई जाएगी। परिवार जन आधार में अंकित के सभी सदस्यों की मृत्यु होने पर किसी को भी राशि नहीं दी जाएगी। परिवार में विवाद की स्थिति में
या न्यायिक प्रक्रिया लंबित होने पर सक्षम न्यायालय के निर्णय के अनुसार भुगतान किया जाएगा। यहाँ पर ये पूरी प्रक्रिया के अंदर एक ट्रांसपेरेंसी भी रखी गई है गवर्नेंस सिस्टम के लिए। अपील यानी दावों के निस्तारण से संबंधित 30 दिवस की अवधि के भीतर हम डायरेक्टर SIPF के पास में अपनी अपील कर सकते हैं अपने केस के सिलसिले में या अपने इस क्लेम के सिलसिले में। 30 दिन से अधिक अवधि के लिए निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधि निधि विभाग के निर्णय के विरुद्ध निर्णय की तिथि से 20 दिवस की अवधि में शासन सचिव वित्त विभाग शासन सचिवालय जयपुर के अंदर हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और जो तीसरी हमारी जो स्टेप है वो है योजना का अंकेक्षण यानी इसका ऑडिट। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का आंतरिक अंकेक्षण एवं महालेखाकार के अंकेक्षण दल द्वारा अंकेक्षण किया जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट है। आशा करता हूँ ये पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी। सभी तथ्यों के ऊपर अपने विस्तार से चर्चा की है। आशा करता हूँ ये इम्पोर्टेंट एक टॉपिक के ऊपर बना हुआ वीडियो है। आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।